गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आज आपके सामने भारत का संविधान के उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी हाल ही में भारत की प्रस्तावना चर्चा में रही है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली गई है। हालांकि संविधान की प्रस्तावना कोई पहली बार नहीं है कि जो चर्चा का विषय बनी है। चर्चा का विषय 1960 में पेरू वाली विवाद में भी ये बना था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता है। बहुचर्चित केस केशवानंद भारती बना केरल राज्य वाले केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है और उसे संशोधन करने की शक्ति प्रदान की जाती है। परंतु इसमें संशोधन की शक्ति तो प्रदान कर दी जाती है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि संविधान के मूल ढांचा प्रभावित ना हो। तो हम संविधान की उद्देश्य को पढ़ने का प्रयास करते, संविधान की प्रस्तावना को जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की प्रस्तावना है क्या। संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक मिरर है, एक आईन है, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं के आदर्श, उद्देश्य, स्रोत आदि से संबंधित प्रावधान दिखते हैं। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव से मानी जाती है। हमारी प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना के प्रभाव में दिखाई देती है। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। चलिए फिर हम चलते हैं। आज हम अपनी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जानते हैं। हमारी संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द यूज़ किया गया। हम भारत के लोग, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को, संविधान को बनाया किसने? तो हम भारतीयों ने संविधान को बनाया। तो हमने पावर किसको दिया है? सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने है, तो हम भारत के लोगों ने इसको बनाया है, इसलिए हम भारत के लोग से हमारी संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। यानी कि कहा जाए कि संविधान का स्रोत क्या है, तो हम कहेंगे कि हम लोग संविधान का स्रोत है, यानी हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता जो है वो संविधान का स्रोत है। इसने हमारे संविधान के स्वरूप की बात करता है। तो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, यह हमारे संविधान का स्वरूप है। फिर कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है, कि हमने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा हमारे संविधान का उद्देश्य है न्याय। हम सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करेंगे। व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें हमारे संविधान के उद्देश्य है। तो हम भारत के लोग, यानी हमने इसको अंगीकृत किया, हमने इसको बनाया है और हमने इसको अपने ऊपर अर्पित कर लिया। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं? क्या आप संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण हैं? नहीं। मान लीजिए कि आप चॉकलेट लेने गए और आपको आइसक्रीम खानी है, ठंड कोल्ड हुआ है, आपको आइसक्रीम खानी है, मम्मी ने देख लिया है ना, अब वो आपको क्या करेंगी? पिटाई करेंगी, आपको डांट सुनाएंगी। यानी कि आपका अधिकार आपके ऊपर मम्मी पापा हैं और उनका प्रभाव आपके ऊपर है। तो क्या भारत
प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है? क्या प्रभुत्व संपन्न है? हाँ सर, हमारा भारत प्रभुत्व संपन्न है। हमारे आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में किसी भी देश का कोई भी प्रभाव हमारे आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हाल ही में हमने न्यूज़ में बहुत चर्चित युद्ध है रूस और यूक्रेन का। रूस के और यूक्रेन के युद्ध में हमने एक चीज़ देखी कि जब अमेरिका और यूरोपीय नाटो जैसी कंट्रियों ने कहा कि रूस के साथ व्यापार को बंद कर दिया जाए, तो भारत ने रूस के साथ व्यापार बंद नहीं किया और उसने रूस के साथ तेल का व्यापार किया, क्योंकि भारत प्रभुत्व संपन्न है। और भारत ने कहा कि भाई हम तो प्रभुत्व संपन्न हैं, हम इसके साथ व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे, किसके साथ कैसा संबंध रखेंगे, इस पे हम किसी देश से पूछ के या किसी देश के प्रभाव में आके हम डिसीजन नहीं लेंगे। फिर आता है कि समाजवादी। समाजवादी तो हमारे संविधान के उद्देशिका में जो समाजवादी शब्द का उल्लेख है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? सब ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, हमको एक बार समझें। लोकतांत्रिक समाजवाद में जो सारे संसाधन हैं उनमें समानता से संबंधित होता है। समाजवाद एक विचारधारा है और समाजवाद की विचारधारा के पंडित जवाहरलाल नेहरू अग्रदूत थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम समाजवादी बात करेंगे, यानी कि जितने भी वंचित वर्ग, उस समय भारत की स्थिति के जितने भी वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण की बात करेंगे और संपत्ति का केंद्रीकरण, मतलब संसाधनों का किसी के साथ केंद्रीकरण नहीं होने देंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में मिलकर काम करेंगे। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है सर? पंथ निरपेक्ष क्यों? देखिए, बहुत हमारा जो भारत है, जो हमारा भारतीय समाज है, वो बहुत संस्कृति को अपनी विरासत में रखे हुए, अपनी धरोहर में सजो के रखे हुए मोतियों की तरह। ऐसे में हमारे यहाँ बहुत धर्म है, बहुत संस्कृति है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको परिलक्षित किया कि भाई एक काम करते हैं कि हमारा कोई भी धर्म नहीं है, हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी आपको सारी धर्म पंथ निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य किसी भी धर्म की अगुवाई नहीं करेगा। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का तंत्र, मतलब हम लोगों का तंत्र। अब लोकतंत्रात्मक क्या होता है सर? लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला लोकतंत्रात्मक है क्या कि लोगों के द्वारा बनाया गया एक तंत्र है जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र, यानी हमारे द्वारा बनाया गया एक तंत्र है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो होती है वो किसी डिसीजन में डायरेक्ट भागीदारी होती है, डायरेक्ट आती है, प्रत्यक्ष रूप से भागीदार करती है। प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड हमें देखने को मिलता है, वहाँ कोई भी कानून बनाता है तो सारी वोटिंग होती है। भारत के लिए ये संभव नहीं था, भारत बहुत बड़ी आबादी का देश है और विविधताएं बहुत हैं, तो हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जिसको हम प्रतिनिधि या संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधियों को ये अधिकार देते हैं कि वो हमारे लिए नियम और कानून बनाएं। गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि जो उसका सब प्रमुख नागरिक हो, जो प्रमुख नागरिक हो, प्रथम नागरिक हो, उसको वो निर्वाचित होकर आए, उसको हम लोग चुने। तो हमारे यहाँ भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग उनको चुनते हैं। क्यों भाई? हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो आखिर चुनाव कौन करता है? तो हम लोग उनको चुनते हैं। कोई राजतंत्र तो है नहीं। राजतंत्र में मोनोपोली किसके पास होती है? कि राजा के पास होती है, फिर राजा की बेटा बनेगा, फिर बेटा उत्तराधिकार पे होता है। यानी कि गणतंत्र में हर 5 साल में क्या होगा कि जो राज्य का प्रमुख इंसान, यानी जो सरकार का अध्यक्ष होगा, वो हर 5 साल में एक निश्चित समय इंटरवल में बदलता रहेगा और लोगों को ये अधिकार होगा कि वो उसको चुनते हैं और चाहे तो उसको हटा सकते हैं।
फिर आती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूसी क्रांति से प्रभावित है। रूसी क्रांति से ये प्रभावित है। ये न्याय की बात कर रहा है कि हम सभी को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। यानी कि न्याय का जो तात्पर्य है कि सभी के साथ हम समान व्यवहार से हैं। मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है तो हम उसको उस तरह से व्यवहार देंगे। कोई अमीर है तो उसके लिए अलग न्याय और गरीब है उसके लिए अलग न्याय। नहीं भाई, हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब बिना भेदभाव के सभी के लिए समान रूप से एक न्याय होगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा संविधान। विचार, बात, उपासना की स्वतंत्रता की बात है यहाँ पे। देखिए, हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति है, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, हमें सरकार रोक नहीं लगा सकती है। हम अपने किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, किसी भी चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। हम पूजा करना चाहें तो हम पूजा कर सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता है, पूजा करना चाहें तो पूजा कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ना चाहें नमाज़ पढ़ सकते हैं। गुरुद्वारा जाना चाहें तो गुरुद्वारा जा सकते हैं। चर्च जाना चाहें तो चर्च जा सकते हैं। हम अगर व्रत रखना चाहते हैं सोमवार मंगल का, तो जो भी व्रत है वो हम व्रत रख सकते हैं, है ना। हम रोज़ा रखना चाहें तो हम रोज़ा रख सकते हैं। सरकार ने हमें इस तरह की स्वतंत्रता दी गई है। और ये स्वतंत्रता हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो हमें मूल अधिकार में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक हमें ये स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि किसी भी इंसान को जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव के बिना भेदभाव के हम सबको समान अवसर देंगे। हम किसी से ये नहीं करेंगे कि भाई वो किसी अलग धर्म का है या अलग जाति का है या अलग स्थान से आया है और हम उसके साथ डिफ़र कर दे कि नहीं भाई आप नहीं बन सकते क्योंकि आप अलग स्थान से। नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात अच्छे से पता थी, तो उन्होंने इसमें इसको परिलक्षित किया अपने उद्देश्य में कि प्रतिष्ठा और अवसर की हम समता सभी को देंगे, मतलब बिना भेदभाव कि। तो हमें ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो मूल अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हम देखेंगे कि हमें जाति, धर्म, स्थान, लिंग के बिना भेदभाव के अवसर की समता की बात की गई। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं। राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता की अगर हम बात करें तो व्यक्ति की गरिमा क्या है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 21 में इसमें हम आर्टिकल नंबर 21 में व्यापकता प्रदान की गई कि हम बहुत लिबर्टी के साथ रह सकते हैं, ये व्यक्ति की गरिमा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात राष्ट्र की एकता और अखंडता हमें सिटीजनशिप में दिखाई देती है। राष्ट्र की एकता की बात, हमारा भारत विविधताओं का देश कहा जाता है और इतनी विविधताओं होने के बाद भी हम लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारे संविधान के 42वें संविधान अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द की स्थान पर हमने एकता और अखंडता की बात की 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था कि इतनी विविधताओं के बाद हम लोग एकता और अखंडता से रखें। तो हमने अपने मूल कर्तव्यों में आर्टिकल नंबर 51 में इस बात को लोगों को मौलिक कर्तव्य दिए कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैंने आपसे कहा कि दृढ़ संकल्पित होकर हमने संकल्प लिया और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछी जाती है, इसको प्लीज़ डेट पे ध्यान दीजिएगा। 26 नवंबर 1946 को हमने इसको
अपने में अंगीकृत कर लिया, मतलब इसको हमने अपना लिया, अपने आप को समर्पित कर लिया। आत्मसमर्पित की बात है, तो हमने खुद को हमने बनाया है, हम भारत के लोग, तो हमने जो बनाया है उसको अपने आप में समर्पित कर लिया। ये हुआ हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता क्या थी? हमारी इसमें उपयोगिता क्या है कि हमने कहा कि प्रस्तावना है जो संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसमें संविधान के अंदर के दर्शन हो जाते हैं, एक स्पष्ट दर्शन हो जाता है कि हमारे संविधान निर्माता करना क्या चाहते हैं या क्या लिखा है हमारे संविधान में। कुछ महान पुरुषों ने हमारी प्रस्तावना को उपनाम दिया। के.एम. मुंशी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक का गढ़ जन्म कुंडली कहा। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को अपने सपनों का दीर्घकालिक सपनों का विस्तार कहा। एन.के. पालकीवाला ने इसको परिचय कहा, पत्र की संज्ञा दी। ऐसे महान भाव ने, बहुत से महान पुरुषों ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को अब उपनाम या संज्ञा देकर समर्पित किया। इसी के साथ संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आज आपको बता दिए। कल का सेशन हमारा संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपी यूपी पीसीएस या अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम वो कराएंगे। हम और फैक्ट भी देखेंगे जो क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।